अध्याय 1 दूसरा मौका नहीं। आज 10वीं वार्षिक विशिष्ट भर्ती अभियान का दिन था और लिथियम माइन मिडिल स्कूल के सभी स्नातक छात्र व्यायामशाला में एकत्रित थे। विशिष्ट लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे जो उनके भाग्य का फैसला करने वाली दवा लेकर आएंगे। ये कुलीन लोग गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के आदर्श थे, ऐसे महामानव जिनके पास जादुई क्षमताएं थीं जो उस दिव्य इंजेक्शन से उत्पन्न हुई थीं जो छात्रों को आज मिलने वाला था। खदान मजदूरों के बच्चों में से किसी ने भी इसे पहले कभी नहीं देखा था, सिवाय मेयर के, जो साल में कुछ बार भाषण देते थे और उनके स्कूल में ही इसे देखने का उत्साह ही वो बात थी जिसके बारे में छात्र महीनों से बात कर रहे थे। इसलिए कोई भी उनकी निराशा की कल्पना कर सकता है जब इंजेक्शन लगाने के लिए कोई प्रसिद्ध हस्ती नहीं बल्कि सेना के कुछ कुलीन लोग उपस्थित हुए। हालांकि ये वो गायक या फिल्मी सितारे नहीं थे जिन्हें वे सब जानते थे, फिर भी ये कोई रहस्य नहीं था कि ये सैन्य अधिकारी ऐसे रक्षक थे जिन्होंने अपने राष्ट्र को शत्रु सेनाओं और जादुई राक्षसों के निरंतर खतरे से बचाया था। कैफ़े में टेलीविज़न और स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें यही बताया था। हालांकि उन्होंने कभी किसी कुलीन व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने जादुई जानवरों को अक्सर देखा था। खनन कस्बे में हर जगह धरती के चूहे छुपे हुए थे और पास के किसान पीढ़ियों से विशालकाय जंगली सुअर पाल रहे थे। लेकिन हाल ही तक केवल प्रौद्योगिकी की शक्ति और चर्च के उच्च पुरोहितों और पुजारिनों के पवित्र जादू से ही जंगली जानवरों को काबू में रखा जा सकता था। हालांकि जब अधिक शक्तिशाली राक्षस आते थे तो या तो आप छिप जाते थे या आपकी मृत्यु हो जाती थी। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के मनुष्यों और वास्तव में दुनिया के अधिकांश मनुष्यों के लिए यही जीवन शैली थी। कार्ल नर्स के आने और सीरम का इंजेक्शन लगाने का इंतजार करते हुए अपनी सीट पर बेचैनी से हिल रहा था। आज एक युवा छात्र के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, वो दिन जब उन्हें माना अवेकनिंग सीरम दिया जाएगा, जिसे डिवाइन सीरम के नाम से भी जाना जाता है, और ये पता चलेगा कि क्या उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उनके जीवन को बदल सकती हैं, या क्या वे अपने शेष जीवन के लिए लिथियम खनन शहर में सामान्य मजदूर बनकर रह जाएंगे। सरकारी स्कूल में कार्ल का ये आखिरी दिन था जिसके बाद या तो वो पूर्णकालिक नौकरी शुरू कर देगा या फिर किस्मत से इस जर्जर खनन कस्बे को छोड़कर चला जाएगा। अगर सीरम उसके अनुकूल रहा तो वो आज रात गोल्डन डिवाइन अकादमी के लिए रवाना हो जाएगा और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के रक्षक के रूप में अपने नए कौशल को निखारने के लिए तैयार हो जाएगा। वे पहले ही प्रधानाचार्य के 1 घंटे के भाषणों को सुन चुके थे, जिनमें उन्हें राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य, अभिजात वर्ग की शान और उन्हें मिले इस अवसर के महत्व की याद दिलाई गई थी। आखिरकार वे साधारण खदान मजदूरों के बच्चे थे, बेहद गरीब और जिनके लिए इससे कुछ और बनना असंभव था। जब नर्स खुले ब्रीफकेस से भरी गाड़ी उसके पास लेकर आई तो कार्ल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अचानक उसकी बाह में तेज दर्द हुआ और कुछ पल के लिए उसकी दुनिया मंद पड़ गई। पीड़ा उसके शरीर की हर कोशिका में फैल गई, मानो उसे अंदर से फाड़ा जा रहा हो, और खून उसके फेफड़ों में भर गया जिससे वो अपने स्कूल के सभागार की धातु की तह वाली कुर्सी पर बैठे बैठे ही दम घुटने लगा। ये गलत था। इंजेक्शन से सिर्फ सुई चुभने पर ही दर्द होना चाहिए था, इस तरह नहीं। जैसे जैसे उसकी चेतना कमज़ोर होती गई, कार्ल को एहसास हुआ कि वो संभवतः उन 100 लोगों में से एक होगा जो उस गोली की दुर्लभ घातक प्रतिक्रिया का शिकार होगा जिसने राष्ट्र के रक्षकों को आम लोगों से अलग किया था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं, दर्द कम होने लगा और उसकी आंखें खुल गईं। इसके कुछ सेकंड बाद कार्ल को होश आ गया, लेकिन दर्द अभी भी उसके शरीर की हर कोशिका में दौड़ रहा था। नर्स की गहरी लाल आंखें, जो उसके खुद के सीरम इंजेक्शन का दुष्प्रभाव थीं, सीधे उसकी ओर देख रही थीं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लो, तुम यहीं हो। मुझे लगा कि 1 मिनट के लिए हमने तुम्हें खो दिया था। ये एक अच्छा संकेत है। इस पड़ाव पर कोई हताहत न होना हमेशा ये दर्शाता है कि समूह में कोई शक्तिशाली घोड़ा है। महिला पीछे हटी और कार्ल ने इस्त्री की हुई हरी मिलिट्री वर्दी, पेंसिल स्कर्ट और ऊंची एड़ी के जूते पर गौर किया। सब कुछ पहचाना पहचाना था, लेकिन सब कुछ गलत भी था। क्या इंजेक्शन के बाद उसकी कुछ यादें खो गई थीं या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी? दोबारा सोचने पर उसकी आंखों में जरूर कुछ गड़बड़ थी। जब उसके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई नहीं होता था तो दुनिया थोड़ी धुंधली दिखती थी। उसका सिर फिर से दर्द से कराहा और दर्द की एक नई लहर उसके शरीर में दौड़ गई। लेकिन लाल आंखों वाली वो मिलिट्री महिला बेपरवाह सी लगी।
वो उसके पास खड़ी एक गोलमटोल युवती के पास गई और अपनी गाड़ी पर रखे ब्रीफकेस से सुनहरे रंग के तरल से भरी एक बड़ी सुई निकाली। बिना कुछ कहे उसने सुई को लड़की की बाह में चुभो दिया और लड़की तुरंत बेहोश हो गई। फिर धीरे धीरे संभली। अपने हाथों पर सरसरी नजर डालने पर काल को पहचाना कान से रंग का टैन दिखाई दिया, लेकिन स्कूल के बाद खानों में काम करते हुए बिताया बचपन और निशान और छिली त्वचा लगभग गायब हो गई थी। उसकी जगह एक गहरा लाल निशान था जो उसकी बाह की पूरी लंबाई में 3 लंबे पंजों के निशानों जैसा लगता था। जैसे ही उसने चुपचाप अपनी बाह पर बने निशानों पर गौर किया, वे और भी स्पष्ट और वास्तविक लगने लगे। मानो मांस अभी अभी फट गया हो, लेकिन उसकी उंगलियों के नीचे की त्वचा चिकनी और अक्षुण्ण थी। कुछ मिनटों बाद डरे हुए बच्चों की आवाज शांत हो गई और काल ने कमरे के सामने की ओर देखा, जहां औपचारिक सैन्य वर्दी में एक अधिकारी एक पोडियम के पीछे खड़ा था, धैर्यपूर्वक प्रक्रिया के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके बोलने से पहले ही लाल आंखों वाली महिला डॉक्टर के कोट पहने 6 पुरुषों के साथ उसके पास आ गई। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। इस वर्ष का चयन परीक्षण पूरा हो गया है और जिन लोगों को अंक नहीं मिले हैं वे हमेशा की तरह अपनी कक्षाओं में वापस जा सकते हैं। लेकिन बाकी सभी को बधाई हो, आप स्वर्ण ड्रैगन राष्ट्र की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के रूप में चुने गए हैं। आप ही वो धन्य लोग हैं जो दिव्य सीरम द्वारा प्रदत्त असामान्य शक्तियों के लाभ से हमें अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। कमरे में सैनिकों की बाढ़ आ गई। बच्चों की संख्या से दुगुनी संख्या में सैनिक थे और कार्ल घबरा गया। उसका दिमाग अभी तक इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि वो उन भाग्यशाली बच्चों में से एक था जो कृत्रिम रूप से उत्पन्न महाशक्तियों के अनुकूल थे, जो जादूगर बनेंगे, शक्तिशाली योद्धा बनेंगे, जो पहाड़ को चीर सकते हैं, यहाँ तक कि महान चिकित्सक भी बन सकते हैं, जो मुर्दों को भी जीवित कर सकते हैं। पहले तो बच्चों को ये बात हजम नहीं हुई कि सैनिक उन्हें पकड़कर ले जाएंगे, खासकर वे बच्चे जो चयन प्रक्रिया में असफल रहे थे। समस्या ये थी कि इंजेक्शन के बाद उन्हें चलने के लिए वास्तव में हनत-जिद्दत की जरूरत थी। इस स्थिति से कार्ल और भी ज्यादा उलझ गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की कि पूछे कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे ये समझ लें कि सीरम ने नवजागृत अभिजात वर्ग पर कुछ गड़बड़ कर दी है और उसे भी खत्म कर दें, या इससे भी बुरा, उसे वापस खानों में काम करने के लिए भेज दिया जाता। कक्षा में उन्हें जो सिखाया गया था उसके अनुसार अब तक उसे एक महान नायक बन जाना चाहिए था, न कि औसत से कम कद का एक किशोर लड़का जो दर्द से व्याकुल है और इतना कमजोर कि अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं सकता। तुम थोड़े भ्रमित लग रहे हो बच्चे, हमें तुम्हें ले जाने दो। कुछ दिनों की नींद के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बस हमें पहुंचने से पहले होमवर्क करना मत भूलना, काल के बगल में खड़े सैनिकों में से एक ने निर्देश दिया। इसी तरह वो एक आलीशान ट्रेन के डिब्बे में ले जाया गया और एक निजी कमरे में रखा गया जिसमें अलग से डेस्क और दीवार पर एक कॉल बटन था जिस पर रूम सर्विस लिखा हुआ था। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया के इतना दर्दनाक होने का कारण समझने की उसकी योजना धरी की धरी रह गई, क्योंकि जैसे ही उसका सिर तकिए पर लगा, काल सो गया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब वो आखिरकार जागा तो मेज पर कागजों का एक ढेर पड़ा था, साथ ही एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक थी जिसे उसे पढ़ना था। तो आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है, बधाई हो, और समाज के उच्च वर्ग में आपका स्वागत है। उन चुनिंदा 5% लोगों में जो उस जागृति सीरम के अनुकूल पाए गए हैं, जो जल्द ही आपके वंश में निहित जादुई क्षमताओं को सक्रिय कर देगा, जो आपको हमारे राष्ट्र की स्थापना के समय से स्वयं अमर गोल्डन ड्रैगन द्वारा विरासत में मिली हैं। हालांकि आप सभी ने कक्षा में इसके बारे में पढ़ा है, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते। सबसे पहले आपकी शक्तियां तब तक पूरी तरह से जागृत नहीं होंगी जब तक आप अपनी विशेषता से संबंधित पहले कौशल का उपयोग नहीं करते। बस इस लेख में दिए गए निर्देशों का पालन करें और आपको अपनी क्षमताओं को जागृत करने की प्राथमिक विधि का पता चल जाएगा। जब आप ये सबसे बुनियादी काम पूरा कर लें, तब आप गृह कार्य शुरू कर सकते हैं। कार्ल ने पहला पृष्ठ पलटने से पहले उसे 3 बार पढ़ा। अगले पृष्ठ पर जागृत वर्गों के लिए आवश्यक विभिन्न चिन्हों की सूची थी और उनमें से अधिकांश स्वतः स्पष्ट प्रतीत होते थे। बर्फ के टुकड़े, आग, तलवारें, ढालें, पंजे, धनुष और यहाँ तक कि एक अलंकृत पंखा भी पृष्ठ संख्या के साथ विस्तार पूर्वक वर्णित थे, जो छात्रों को उनकी जागृति विधियों तक ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पंजों के निशानों जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने गृहकार्य असाइनमेंट की ओर देखा। उम्मीद थी कि शायद इसमें जवाब मिल जाएं, लेकिन वो भी और भी बेकार था। उसमें तो छात्र की क्षमताओं के बारे में ही लिखा था, उनकी ताकत, विवरण, सक्रियण समय, गति,
ऊर्जा की खपत, दुष्प्रभाव। संक्षेप में वो उसे बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सका। सभी निशानों से ये स्पष्ट हो जाता था कि वे किस प्रकार की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि दो कुल्हाड़ियों के चारों ओर लाल आभा भी काल के मन में एक बरसेकर की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन पंजों के निशान ज्यादा समझ में नहीं आ रहे थे। एक ऐसा ही निशान था जिस पर जानवर के पंजे का निशान बना हुआ था और वो किसी ड्रूड जादूगर जैसा लग रहा था, लेकिन उसका निशान जितना सरल और पेचीदा था वैसा और कोई नहीं था। क्या उसे मारपीट के लिए पात्र माना जाना था? ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। किताब में लिखा था कि ये निशान महाशक्तियों का प्रतीक है, लेकिन कुछ घंटों बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसे क्या करना चाहिए। ट्रेन के गंतव्य तक पहुंचने से पहले किसी सैनिक को बुलाकर कुछ जवाब हासिल करने का समय आ गया था। अध्याय 2, अज्ञात की ओर। जब कार्ल अपनी शक्तियों को जगाने का तरीका ढूंढ रहा था, तब गार्ड गश्त लगा रहे थे और ये जांच रहे थे कि कौन से नए छात्र पहले से ही जाग चुके हैं। सबसे शक्तिशाली शरीर वाले छात्र हमेशा सबसे पहले जागते थे, लेकिन यात्रा को अभी आधा दिन ही बीता था और वे अभी किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे। सर, एक कमरा पहले से ही सक्रिय है, कमरा 12A। कार्ल नाम का एक लड़का, जिसका कोई पारिवारिक नाम दर्ज नहीं है। गश्ती दल के गार्ड ने ट्रेन के आगे खड़े अपने कमांडर को ये सूचना दी। उसका वर्ग क्या है? क्या हमने उसे अभी तक कोई कौशल सक्रिय करते देखा है? जनरल ने पूछा। अभी तक कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर एक असामान्य निशान है, 3 पंजे के निशान, गार्ड ने जवाब दिया। जनरल ने अपने सहायकों को इस श्रेणी के बारे में जानकारी जुटाने का इशारा किया, लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। उनके अभिलेखों में अन्य निशान मिलते जुलते थे, लेकिन ठीक वैसा ही कोई निशान नहीं मिला। अच्छा, तो फिर उसे खुद ही जागना होगा। मुझे उम्मीद है कि लड़के का भाग्य अच्छा हो या वो सहनशील हो। अगर अकेडमी पहुंचने पर उसे अपना असाइनमेंट खाली हाथ जमा करना पड़ा, तो उसे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं थी कि छात्र को अंक तो मिल जाएं, लेकिन निर्देशों का पालन करने के बावजूद भी वे अपनी शक्तियों को तुरंत जागृत न कर पाएं। कुछ छात्रों को असामान्य प्रारंभिक कौशल प्राप्त हो जाता था और कुछ अपनी दी गई शक्ति का उपयोग करने में पूरी तरह अक्षम होते थे। जनरल ने एक ऐसे मामले का भी जिक्र किया जिसमें एक बच्चे ने जादूगर वर्ग को जागृत कर लिया था, लेकिन पहले सेमेस्टर के लगभग अंत तक उसके पास मंत्रों का उच्चारण करने के लिए पर्याप्त माना शक्ति नहीं थी। अंततः वो छात्र बुरी तरह असफल साबित हुआ और स्कूल की सैर के दौरान भाग गया और अपने प्रशिक्षण के पहले स्तर की शुरुआत से आगे बढ़े बिना ही एक आम नागरिक की तरह जीवन जीने लगा। यही नियति उन अनेक विद्यार्थियों की थी जो कभी अपनी प्रतिभाओं को जागृत करना नहीं सीख पाए, या तो इसलिए कि वे अपनी प्राप्त क्षमताओं के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त थे, या इसलिए कि उनके शरीर पर कोई ऐसा निशान था जिसके लिए कोई मार्गदर्शन जारी नहीं किया जा सकता था, जैसे कि कमरा नंबर 12A में 3 पंजे के निशान वाले लड़के का निशान। डिवाइन सीरम एक आधुनिक आविष्कार था, जिसे एक प्राचीन विश्व ड्रैगन कैथीड्रल के नीचे एक पवित्र स्थल पर मिली एक आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोज के व्यापक शोध के बाद बनाया गया था, जिसमें सिस्टम स्टोन्स के रूप में जाने जाने वाले एक प्राचीन दिव्य उपकरण की आंतरिक कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन किया गया था। वो यंत्र स्वयं तो टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शक्ति विद्यमान थी जिसे पहले पहचानना असंभव था। पत्थरों को मार्गदर्शक मानकर और दशकों के अध्ययन के बाद उस शक्ति से मनुष्यों को जोड़ने और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र को अपने पड़ोसियों की सैन्य शक्ति पर विजय प्राप्त करने और अपने नागरिकों का भाग्य बदलने का एक अवसर देने के लिए एक सीरम बनाया गया था। क्या फर्क पड़ता था अगर महासागर के लोगों के पास स्वर्ण ड्रैगन बेड़े के रॉकेटों और तोपों से अपने जहाज़ों की रक्षा के लिए जल जादू होता? अब उनके पास अपने खुद के जादूगर थे। भले ही बीस्ट लैंड्स के बेकाबू राक्षस हमला कर दें, उनके पास शक्तिशाली कौशल वाले योद्धा और रक्षक थे जो सबसे खूंखार जादुई जीवों को भी आसानी से मार गिरा सकते थे। यही दिव्य सीरम का रणनीतिक महत्व था और यही कारण था कि प्रत्येक छात्र जो इसके अनुकूल पाया जाता था उसे सेना द्वारा भर्ती कर लिया जाता था और राष्ट्र के रक्षक होने के साथ आने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में गहन प्रशिक्षण दिया जाता था। हालांकि जीवन केवल सैन्य प्रशिक्षण और कर्तव्य तक सीमित नहीं था। अगर ऐसा होता तो ये पूर्णतः निश्चित था कि सीरम के अनुकूल और नव शक्तिशाली भावी राष्ट्र रक्षक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे और या तो देशद्रोही बन जाएंगे या तख्ता पलट कर देंगे। इसलिए उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति के अनुरूप ही महत्व दिया जाता था और उन्हें जीवन भर विलासितापूर्ण जीवन जीने की अनुमति दी जाती थी, बशर्ते उनकी शक्ति उनके वेतन को उचित ठहरा सके। गोल्डन डिवाइन अकेडमी द्वारा निर्धारित सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर उन्हें चर्च से आधिकारिक उपाधियां और उनसे संबंधित कानूनी और सामाजिक लाभ प्राप्त होंगे।
समाज हमेशा से ही धनी और शक्तिशाली लोगों का था, लेकिन अब इस मुहावरे का अर्थ पूरी तरह बदल गया था। कार्ल पर्यवेक्षकों की बातचीत के विषय से पूरी तरह अनजान था और जब भी इस संभावना पर चर्चा कर रहे थे कि वो अपने सहपाठियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय पर अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाएगा, तब कार्ल गुजरते गार्डों से सलाह लेने की तैयारी कर रहा था। सर, क्षमा कीजिए, लेकिन मेरी कौशल पुस्तिका में नहीं दिख रही हैं। क्या कोई पृष्ठ में मिस है? उसने वर्दीधारी गार्ड के दोबारा पास से गुजरते ही पूछा। किताब में नहीं लिखा है ना? तो बेटा, तुम्हारी किस्मत खराब है। किताब में तो सिर्फ आम निशानों का ही जिक्र है, वो निशान जो 90% नए छात्रों को मिलते हैं, लेकिन और भी निशान हो सकते हैं। ये इंजेक्शन एक रहस्यमयी दैवी शक्ति है और कभी कभी इनसे ऐसे नतीजे निकलते हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाता। मेरी सलाह यही है कि आप हर चीज़ को आजमाएं और जो भी आपको सही लगे वही सही होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो क्लास शुरू होने से पहले ही आप में कुछ शक्तियां जागृत हो जाएंगी। सच कहूं तो अकेडमी पहुंचने से पहले आपको उन शक्तियों को जागृत करना होगा। कुलीन छात्र शक्ति रैंकिंग को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको स्कूल में सबसे निचले स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी। धन्यवाद, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का निशान देखा है? कार्ल ने उत्सुकता से पूछा। गार्ड ने अपनी आस्तीन ऊपर की और एक भालू के पंजे की तस्वीर दिखाई, जो एक ड्रूइड का चिन्ह था, और गाइड के अनुसार ये जानवरों से लगाव रखने वाले नठहीन जादूगर का चिन्ह था। चूंकि ये कुछ हद तक मेरे जैसा है और इसमें जानवरों का भी जिक्र है, तो शायद जानवरों से जुड़ी चीजें या निहत्थे युद्ध से जुड़ी चीजें आजमाई। व्यस्त ट्रेन में प्रकृति से तालमेल बिठाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको ताज़ी हवा चाहिए तो खिड़कियां थोड़ी सी खुल जाती हैं। मुझे यही करना पड़ा। प्रकृति से जुड़ाव के बिना मैं अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकता था। असल में मैंने उन्हें ट्रेन में बिल्कुल भी जागृत नहीं किया। अकेडमी के द्वार की ओर जाते समय पेड़ों को छूते ही वे जागृत हो गईं, गार्ड ने समझाया। मदद के लिए धन्यवाद, गार्ड के जाते ही कार्ल ने कहा। वो ज्यादा बातचीत करने वाला नहीं लगता था, या शायद वो कार्ल की उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी सलाह से कार्ल को आगे बढ़ने की उम्मीद मिली। अध्याय 3। सुबह जल्दी उठने वाला। कार्ल अपने बिस्तर पर लेट गया और खिड़की से बाहर देखने लगा, ये जानने के लिए कि क्या उसे अपनी शक्तियों के बारे में कोई सुराग मिल सकता है। गार्ड की बात सही थी और पंजे के निशान निश्चित रूप से किसी जानवर के ही थे। इंसान ऐसे निशान नहीं छोड़ते। इसलिए उसने सबसे पहले अपने हाथों में पंजे जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। पंजा नहीं, कौशल के नाम चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। बाकी वर्ग अपने कौशल कैसे सक्रिय करते हैं? कार्ल ने शिकायत की। उसे इस बात का पता नहीं था कि मुख्य डिब्बे में बैठे ऊबे हुए पर्यवेक्षक छिपे हुए कैमरों से उसे देख रहे थे और उसकी हरकतों पर हंस रहे थे। पृष्ठ 2। जादू की कक्षाएं। अपने बिस्तर के नीचे रखे मंत्र संयोजन सहायक बॉक्स को अपने बाएं हाथ के अंगूठे से खोलें और अपना पहला मंत्र सक्रिय करने का प्रयास शुरू करने के लिए उपयुक्त मंत्र संयोजन माध्यम निकालें। ये किसी जादूगर के पास होने वाले निशान जैसा नहीं दिखता। अगला पृष्ठ देखें। पृष्ठ 3। युद्ध वर्ग। अपने बिस्तर के नीचे रखे अभ्यास हथियारों के डिब्बे को अपनी दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली से खोलें और अपनी इच्छित कौशल के लिए सबसे उपयुक्त हथियार चुनें। ये बात ज्यादा संभावित लग रही थी, इसीलिए कार्ल बिस्तर के सामने जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और ऊपर की दराज खोली, जहां उसे साधारण हथियारों का एक संग्रह मिला और कुछ ऐसे हथियार भी मिले जो ज्यादा प्रचलित नहीं थे, जैसे कि फेंकने वाले चाकू, एक हाथ से चलाने वाले धनुष और एक जंजीर से बंधी हुई कुल्हाड़ी, जो देखने में ऐसी लग रही थी कि वो उपयोगकर्ता के लिए किसी और से ज्यादा खतरनाक होगी। दुर्भाग्यवश वो अभी तक शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली लोगों में शामिल नहीं था, इसीलिए कार्ल ने हथियारों में से एक छोटी तलवार उठाई और इस बात पर खुद को कोसने लगा कि वो अपनी कक्षा में यौवन के पूरे लाभों का आनंद लेने वाला आखिरी छात्र है। इससे पहले उसने कभी तलवार पकड़ी नहीं थी, लेकिन ये तलवार उसे सही लगी और कार्ल ने दरवाजे की ओर अधिक सार्थक प्रहार करने से पहले इसे कुछ अनिश्चित तरीके से घुमाया। पालतू जानवरों से संबंधित कौशल उपलब्ध नहीं है। आपको एक पालतू जानवर को रिकॉर्ड करना होगा। कार्ल ने धीरे से पलक झपकाई, क्योंकि वो इस विचार को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसके दिमाग में मानो पहले से ही बैठा दिया गया था। ये संदेश सीधे उसके विचारों तक पहुंचा, जाहिर है निशान के असर से, और अब उसे कुछ हद तक समझ आ गया था कि उसे क्या करना है।
लेकिन वो किसी पालतू जानवर को कैसे रिकॉर्ड करे? क्या ये सिर्फ लिख लेने जितना आसान हो सकता है, या शायद उसे इसे याद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? लेकिन पहले उसे किसी न किसी तरह का जानवर ढूंढना होगा। ये एक नई चमकदार सैन्य ट्रेन थी। खदानों में बने कंपनी के घर नहीं थे, यहाँ चूहे तो नहीं होंगे। अगर कौशल को सक्रिय करने के लिए उसे जानवर को छूना पड़ा तो ये उसके अनुमान से कहीं अधिक कठिन हो सकता है। सबसे आसान तरीका तो यही होगा कि कुछ लिख कर देखा जाए और पता लगाया जाए कि उससे कुछ फायदा होता है या नहीं। हो सकता है कि जादू के सामान में कोई किताब मिल जाए। औजार की दराज खुल गई और कार्ल अंदर रखी तरह तरह की अजीबो-गरीब चीज़ों को देखकर मज़े से घूरने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इनमें से कुछ तो देखने में भी खास नहीं लग रही थी, जैसे कि ये बिना आधार वाला बेतुका स्नो ग्लोब। वो उसका क्या करेंगे? बैठकर अपने गोले के बारे में सोचेंगे? कार्ल ने उस आश्चर्यजनक रूप से भारी कांच की गेंद को अपने हाथ में उठाया और अचानक वो एक तेज सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठी। टेमिंग स्पेस देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कृपया किसी पालतू जानवर को रिकॉर्ड करें। पहले तो उसके विचारों में जो संदेश आया वो समझ से परे था, लेकिन कुछ पल ध्यान केंद्रित करने के बाद कार्ल को बदलाव महसूस हुआ। उसके मन में एक विशाल खालीपन का निर्माण हो रहा था, जिससे उसे ऐसी असीम शक्ति का एहसास हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ड्रैगन के बारे में क्या है? क्या मुझे एक ड्रैगन मिल सकता है? कार्ल ने सोचा और उस शांत वातावरण में एक ड्रैगन को अस्तित्व में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ नहीं, जाहिर है ये इतना आसान नहीं होने वाला था। कार्ल गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी किसी ने उसके हाथ को छूकर उसका ध्यान वर्तमान में वापस लाया। क्या तुम्हें कुछ कामयाबी मिली? गार्ड ने दो खुले दराजों और गद्दे पर पड़ी तलवार को देखते हुए पूछा। हाँ और नहीं, मुझे लगता है कि तलवार सही विकल्प है, लेकिन कौशल को सक्रिय करने के लिए मेरे पास कुछ कमी है। मैंने जितने भी अन्य हथियार देखे हैं उनमें से कोई भी मुझे खास पसंद नहीं आया। कार्ल ने आह भरी। अच्छा तो कोशिश करते रहो, जल्द ही तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए कारगर होगा। अगर तुम्हारे पास पहले से ही कोई विचार है तो तुम बाकी लोगों से आगे हो, उनमें से अधिकतर अभी भी सो रहे हैं। कम से कम इतना तो अच्छा है, शायद अकेडमी पहुंचने से पहले मैं इसका हल निकाल लूं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रसोई घर होगा, मुझे तो पेट भरा होने पर ही बेहतर समझ आती है। कार्ल ने उम्मीद से पूछा। गार्ड मुस्कुराया और गलियारे की ओर इशारा किया। तुम छात्रों के लिए मुख्य रसोई घर तैयार होने से पहले ही जाग गए, लेकिन अगर मैं तुम्हें थोड़ा नाश्ता लाने के लिए कमरे से बाहर ले जाऊं तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि गोल्डन डिवाइन अकेडमी का खाना तुम्हारे सामान्य खाने से कुछ अलग है। कुलीन वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली जादुई क्षमताएं उनके उपयोगकर्ताओं के शरीर पर बहुत अधिक दबाव डालती हैं और उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए जादुई पौधों और जानवरों की ऊर्जा की आवश्यकता है। यकीन मानिए, इस बार आपको बहुत मजा आने वाला है। वे गलियारे से होते हुए एक और ट्रेन के डिब्बे में गए, जहां कार्ल के कमरे जैसे ही लगभग आधा दर्जन कमरे थे, जिनमें उसकी कक्षा के अन्य छात्र गहरी नींद में सो रहे थे, और एक खाली भोजन कक्ष में पहुंचे जिसके आगे एक रसोई घर दिखाई दे रहा था। जो चाहिए ले लो और ग्रिल के पास रख दो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। रसोइये ने फ्रीजर से आवाज़ दी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कमरे में कर्मचारियों के अलावा कोई और भी मौजूद है। हालांकि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। ये कोई आलीशान रेस्टोरेंट तो नहीं था, ये कर्मचारियों के लिए खुद खाना परोसने का एक सामान्य क्षेत्र था, जिसमें एक असली रसोइया ड्यूटी पर मौजूद था, ताकि वो लोग जो रसोई में नहीं होने चाहिए भूखे न रहें। कार्ल ने 2 छोटे स्टेक, 1 कटोरी चावल, कई तरह की सब्जियां, यानी जो भी देखने और सूंघने में अच्छा लग रहा था, सब उठा लिया। फिर उसकी नज़र बड़े आकार के सफ़ेद अंडों के एक छोटे ढेर पर पड़ी और उसने उनमें से एक अंडा उठाकर थाली में डाल दिया। उपयुक्त पालतू जानवर का लक्ष्य मिला, अंडे से बच्चे निकलना। अंडा उसके हाथ से एकदम गायब हो गया, जिससे कार्ल असमंजस में भोजन को घूरता रह गया और सोचने लगा कि उसके मन में मौजूद उस जादुई निर्वाण में उस मॉन्स्टर के अंडे को फूटने में कितना समय लगेगा। क्या वो फूटेगा भी? ये विचार तो यही कह रहे थे, लेकिन उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे थे। उसके मन में धीरे धीरे एक छोटा सा भूसे का घोंसला उभरा, जिसके अंदर एक बड़ा सा सफ़ेद अंडा था। अगले कुछ सेकंड्स में अंडा कांपने लगा और फिर चटक कर खुल गया, जिससे कार्ल चौंक कर एक कदम पीछे हट गया। हालांकि ये दृश्य उसके मन में ही था। वो गार्ड से टकरा गया, जिसने सोचा कि वो भूख से बेहोश हो गया होगा, और उसने खुद को संभाला। उसके लिए क्षमा करें, कार्ल ने धीरे से कहा। तभी गार्ड ने रसोइये की ओर इशारा किया और कार्ल को एक मेज़ पर ले गया। चिंता मत करो, जागने के बाद पहले कुछ दिनों तक हर कोई थोड़ा अजीब महसूस करता है। खासकर जादू की कुछ कक्षाओं में शक्ति उनके दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। बस अपने उन अजीब निशानों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करो और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे।
रसोइये ने ग्रिल के पीछे से उनकी ओर देखा। क्या आपको गैर मानक चिन्ह के साथ परेशानी है? ये तो मुश्किल है। ये कैसा दिखता है? दाहिनी कलाई पर पंजे के 3 निशान हैं, बड़े बड़े, उन छोटे मोटे निशानों जैसे नहीं जो कमजोर दिमाग वाले बच्चों को होते हैं। गार्ड हंस पड़ा। रसोइये ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ कार्ल की ओर किया, जिसे उनकी बात समझ नहीं आई। वे शायद कक्षा के अंकों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन शरीर पर दिख रहे दर्जनों टैटू के कारण कार्ल को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस टैटू की बात कर रहे हैं। रसोइये ने एक छोटे से टैटू को छुआ और कार्ल समझ गया कि ये जादूगर वर्क का चिन्ह है, एक छड़ी जिसके सिरे पर चमक है। ये उसके हाथ के ऊपरी हिस्से में बना था और कुछ सेंटीमीटर ही लंबा था। अगर उसने इसे किताब में न देखा होता तो उसे इस पर बिल्कुल भी ध्यान न जाता। एक सिद्धांत है कि टैटू का आकार टैटू बनवाने वाले व्यक्ति की प्रतिभा से संबंधित है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता, जब तक कि ये मानसिक अनुकूलता से संबंधित ना होकर केवल क्षमता से ही संबंधित हो। क्या आपको अपने टैटू के बारे में कोई जानकारी है? लाइन कुक ने पूछा। हाथ में छोटी तलवार लेकर मुझे अच्छा लग रहा था और उस पर बने निशान का जानवरों से कुछ संबंध प्रतीत होता है, इसीलिए शायद मैं किसी तरह का शिकारी हूँ या फिर बदकिस्मत पार्क रेंजर हूँ, कार्ल ने मजाक में कहा। अच्छा, जब तुम्हारी पहली श्रेणी की क्षमता काम करने लगेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद तुम बस स्टेटस शब्द का चिंतन करके अपनी जादुई क्षमताओं के विकास का अंदाजा लगा सकते हो। कम से कम जादूगरों के लिए तो यही तरीका है, लाइन कुक ने उसे बताया। अध्याय 4 विंड स्पीड हॉक। जब रसोइया अपना खाना तैयार कर रहा था, कार्ल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग के उस अजीब से हिस्से में चल रही घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा शब्दों में तो नहीं निकला, लेकिन पक्षी की स्थिति का कुछ हद तक विस्तृत आभास जरूर हुआ। उसे खुद ही इसका अनुवाद करना पड़ा, लेकिन असल जानकारी काफ़ी बुनियादी थी। बीस्ट स्पेस सक्रिय, 1 यात्री। पालतू जानवर नंबर 1, नाम विंड स्पीड हॉक, रैंक सामान्य, संबंध निम्न, कौशल पंजा चीरना सुपरविजन। जैसे ही वो क्रिया पूरी हुई, कार्ल ने अपने शरीर में एक अवर्णनीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया और उसे शारीरिक अनुभूतियों का दूसरा दौर महसूस हुआ। बीस्ट मास्टर कार्ल, रैंक सामान्य, वंश मानव, कौशल पशु कौशल सुपरविजन, पशु आक्रमण कौशल चीरना। ये पुस्तिका से मिली जानकारी से मेल नहीं खाता था। क्या उसे प्रगति के लिए कोई सहज मार्गदर्शन नहीं मिलना चाहिए था? कम से कम कौशल प्रशिक्षण में उसकी प्रगति के बारे में कुछ जानकारी तो मिलनी ही चाहिए थी। सिस्टम की पावर रेटिंग कैसे काम करती है? क्या इसमें कोई स्तर, श्रेणी या कुछ और होता है? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसके पास असली क्षमता है और कौन मेरी तरह नौसिखिया है जो अपने कौशल को निखारने का इंतजार कर रहा है? उसने दोनों बुजुर्ग पुरुषों से पूछा। बड़ा एक सापेक्ष शब्द है, क्योंकि वे स्वयं संभवतः 20 वर्ष से अधिक के नहीं थे, लेकिन उससे बड़े थे और उन्होंने अकादमी में अपना समय पूरा कर लिया था। यही तो मज़ेदार बात है, आपको पता नहीं होता। जब तक वे आपको सीधे तौर पर ना बताएं या आपके पास कुछ जादूगरों की तरह ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने का कोई विशेष कौशल ना हो, तब तक आपको अपनी सहज प्रवृत्ति या सार्वजनिक रैंकिंग के आधार पर ही चलना होगा। रैंकिंग की समस्या ये है कि वे पूरी तरह से सापेक्ष हैं। देखिए, मैं वैंड क्लास का मेज हूँ, मैं अग्नि तत्व का उपयोग कर सकता हूँ। अगर मैं ऑर्ब क्लास का मेज होता तो मैं एक साथ 2 तत्वों का उपयोग कर सकता था, लेकिन इससे भी मेरी शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी जादू की किताब में कभी पहले स्तर से आगे नहीं बढ़ पाया। मुझ में इसके लिए प्रतिभा ही नहीं है। लेकिन यहाँ मौजूद ड्र्यूड अपनी शक्तियों का वर्णन बिल्कुल अलग तरीके से करता है। गार्ड ने सिर हिलाया। मैं 6ठे स्तर का नश्वर श्रेणी का ड्र्यूड हूँ। मेरी श्रेणी कभी नहीं बदली, लेकिन अब मैं स्कूल शुरू करने के समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली प्राकृतिक जादू का उपयोग कर सकता हूँ और मैं भालू में भी रूपांतरित हो सकता हूँ। क्योंकि हर किसी के आंतरिक मापदंड इतने अलग अलग होते हैं, इसलिए हम सभी को जादुई प्राणियों के समान पैमाने पर आंकते हैं। उनकी रैंक सामान्य से लेकर पौराणिक तक इस आधार पर तय की जाती है कि वे युद्ध में किसे हरा सकते हैं या समान स्तर के प्राणियों की तुलना में उनके उपचार और सहायता कौशल कितने प्रभावी हैं। तो भले ही रसोइया अभी भी सामान्य श्रेणी में माना जाता है, मैंने एक रैंक ऊपर चढ़कर जागृत श्रेणी प्राप्त कर ली है और मैं जागृत जादुई जीवों से अकेले ही लड़ सकता हूँ। कम से कम सीमित संख्या में तो लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी कक्षा में हमेशा सबसे नीचे ही रहा। मेरे कौशल विविध हैं। मैं उपचार कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, भालू में रूप बदल सकता हूँ, यहाँ तक कि पौधों को बढ़ने में भी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनमें से कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए मैं जागृत श्रेणी में ही अटका हुआ हूँ।
काल ने सिर हिलाया, अवधारणा को समझ गया था, भले ही उसकी वास्तविक क्षमता का अंदाजा ना लगा हो। कई बार बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने से आप किसी भी चीज़ में कभी अच्छे नहीं बन पाते। उसके मोहल्ले में एक ऐसा ही आदमी था जो हर काम में माहिर था। वो आपकी कार, सिंक या फ्रिज ठीक कर सकता था, लेकिन सिर्फ आम समस्याओं। अगर कोई चीज़ सच में खराब होती तो वो आपको किसी और के पास भेज देता। मुझे लगता है कि मैं इस विचार को समझ गया हूँ। आपकी कक्षा के शीर्ष छात्र कितने शक्तिशाली थे? उन्होंने पूछा। क्या आपने आर्कमेज मिया के बारे में सुना है? वो नई आइडल स्पेल कास्टर। वो हमारी कक्षा में थी और उसने पहले वर्ष में ही अवेकेंड रैंक प्राप्त कर ली थी। दूसरे वर्ष के अंत तक वो असेंडेड बीस्ट्स को आसानी से हरा सकती थी, और जब तक हमने स्नातक किया तब तक वो पहले से ही कमांडर ग्रेड मेज बन चुकी थी। फिर उसके कुछ ही वर्षों बाद एक मिशन से उसे एक बेहद गुप्त संसाधन मिला जिसने उसे शाही पद तक पहुंचा दिया। तब से सब उसे आर्कमेज कहने लगे और शोहरत उसके सिर पर चढ़ गई। अब वो हमारे संदेशों का जवाब नहीं देती, लेकिन हम आज भी गर्व से कह सकते हैं कि हमने एक बेहद मशहूर शख्सियत के साथ पढ़ाई की। रॉयल ग्रेड के मॉन्स्टर्स का ख्याल ही काल के लिए डरावना था। उनमें से एक भी उसके बचपन के खनन टाउन को पल भर में तबाह कर सकता था। टाउन की सबसे ताकतवर योद्धा शायद मेयर ही था, जो कमांडर ग्रेड का योद्धा था, और काल की राय में अब वो राक्षसों से लड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। इसके अलावा टाउन में मुट्ठी भर पुलिसकर्मियों के अलावा किसी भी तरह की सशस्त्र सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। अगर लड़ाई की नौबत आई तो बूढ़े मेयर के लिए ये साबित करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा कि वे अभी भी अपने पद के हकदार हैं। काल कुछ देर चुपचाप खाना खाता रहा और फिर अपने सामने बैठे दोनों वरिष्ठ स्नातकों को देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे में वापस जाकर ये देखना चाहिए कि मैं किसी तरह की क्षमता को जागृत करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में हम सभी को क्लास के आदर्श के फ़ोन नंबरों की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। रसोइया हंस पड़ा। मुझे आपका सोचने का तरीका पसंद आया। प्रशिक्षण के सबसे कठिन हिस्सों से गुजरने का कारण ढूंढने के समय थोड़ी सी प्रेरणा बहुत काम आती है। काल अपने कमरे में लौटते समय इस बारे में बहुत सोचता रहा। किसी भी काम को पूरा करने का सबसे कठिन हिस्सा उसे अंत तक ले जाना होता है। शुरुआत में जब आप प्रेरित होते हैं तो ये आसान लगता है, लेकिन बीच में कहीं जाकर ये एक बेहद उबाऊ और थकाऊ काम बन जाता है, जिसमें कोई इनाम नजर नहीं आता और प्रगति भी ना के बराबर होती है। तब आप अपने लक्ष्य से भटक जाते और लापरवाही करने लगते। अगर किस्मत अच्छी होती तो आप उससे उभर जाते, लेकिन अगर नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाते और तय समय से पीछे हो जाते। यहाँ तक कि खानों के फोरमैन ने भी करियर डे पर छात्रों से बात करते समय यही बात कही थी। वैसे तो किसी ने भी उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे ईश्वरीय इंजेक्शन लगने वाला था। लेकिन बाकी लोग जो बाद में कक्षा में लौटे, वे इसके बारे में हर दिन और ज्यादा सोचते रहते थे। कमरे का दरवाजा उसके पीछे बंद होते ही काल खिड़की से बाहर देखने लगा और खुद एक कौशल आजमाने की कोशिश करने लगा। सुपरविजन बीस्ट टेमर को अनुबंधित विंड स्पीड हॉक को देखने की क्षमता प्रदान करता है। दूर स्थित जंगल अचानक उसकी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट हो गए और उसकी परिधीय दृष्टि में सब कुछ ठीक वैसे ही साफ दिखाई देने लगा जैसे उसके सामने था। तभी उसकी नज़र किसी हलचल पर पड़ी और काल ने देखा कि क्विल नामक जानवर 1 किलोमीटर से अधिक दूर घास के मैदान में चल रहा है। ये अविश्वसनीय था और दुनिया कहीं अधिक जीवंत लग रही थी, ऐसे रंगों से भरी हुई जिनके नाम भी उसे नहीं पता थे। जैसा कि उसे याद आया, विंडस्पीड हॉक न केवल पराबैंगनी और अवरक्त स्पेक्ट्रम में देख सकता था, बल्कि वे उत्कृष्ट नातशः दृष्टि वाले कुशल निशाचर शिकारी भी थे। यद्यपि रेंड कहीं अधिक शानदार युद्ध कौशल था, काल की नज़र में सुपरविजन बेहद शक्तिशाली था। रात में ये देख पाना कि आप कहाँ जा रहे हैं, व्यावहारिक परीक्षाओं में अन्य छात्रों की तुलना में उसे बहुत बड़ा लाभ देता। शायद लिखित परीक्षा में भी वो सिर हिलाए बिना या सीधे देखे कमरे के दूसरी तरफ से आसानी से दूसरे पेपर पढ़ सकता था। लिखित परीक्षा में नकल करना आसान होता अगर उसे पहले से ही ये यकीन ना हो कि खानों के बाकी छात्र नकल करने जितने होशियार नहीं हैं। अध्याय 5 चीरना। अपनी पहली शक्तियों को सक्रिय करने का मामला सुलझ जाने के बाद काल को आखिरकार कुछ पलों के लिए चैन की सांस मिली। बस इतना ही समय लगा कि उसने मेज पर पड़ा होमवर्क देखा और उसे एहसास हुआ कि अकेडमी पहुंचने से पहले उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, चलो इसे पहले ही निपटा लेते हैं, फिर मैं आराम कर सकता हूँ। उसकी मौन प्रेरक बातों का कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन कार्ल कलम और होमवर्क का असाइनमेंट अपने सामने रखकर बैठ गया। नाम कार्ल, आयु 14, कौशल का नाम।
उसमें कौशल का नाम लिखने के लिए केवल एक ही जगह थी और इसी वजह से उसने सोचा कि नए जागृत छात्र के पास केवल एक ही कौशल होना सामान्य बात है। लेकिन उसे कौन सा कौशल लिखना चाहिए? बीस्ट टेमिंग, सुपरविजन या रेंड? उसे पूरा यकीन था कि ये होमवर्क कक्षा में प्रकाशित होगा, इसलिए वो अपनी क्षमताओं का खुलासा अन्य छात्रों के सामने नहीं करना चाहता था और खुद का बचाव करने से पहले ही दूसरों की ईर्ष्या का शिकार नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा अनुबंधित पालतू जानवर, भले ही एक जादुई प्राणी विंड स्पीड हॉक हो, लेकिन वो अभी भी एक छोटा हंस का बच्चा है और अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करने में उसे महीनों या शायद सालों लग जाएंगे। अगर वो अपनी शक्ति के रूप में एक छोटे पक्षी को सबको दिखाता है, तो क्या वो धमकाने का नया निशाना नहीं बन जाएगा? सुपरविजन देखने में कहीं ज्यादा शानदार और उपयोगी लग रहा था, लेकिन ये कोई युद्ध कौशल नहीं था और कुलीन वर्ग के लिए युद्ध शक्ति ही सर्वोपरि थी। इसलिए वो वापस बिस्तर पर गया और छोटी तलवार को फिर से उठा लिया और रेंड को काम में लाने का निश्चय कर लिया। इस कौशल को सक्रिय करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। एक ही विचार से ब्लेड एक मंद लाल रोशनी से जगमगा उठा और जब उसने इसे दीवार के उस हिस्से की ओर घुमाया जिस पर परीक्षण क्षेत्र अंकित था, तो विनाशकारी शक्ति का एक अर्धचंद्राकार चाप निकला और उच्च तकनीक वाली मिश्र धातु द्वारा अवशोषित कर लिया गया। रेंड का उपयोग करते समय ब्लेड को हवा में खींचना गाढ़े आटे को गूंथने जैसा था। वो मुश्किल से अपना हाथ हिला पा रहा था और ब्लेड की गति धीमी थी, लेकिन ब्लेड के हिलने के साथ ही कौशल विकसित हो रहा था, इसलिए थोड़े और प्रशिक्षण से इसे सक्रिय करना तेज हो जाना चाहिए। रेंड की मदद से उसे कक्षा में दोस्त जरूर मिल जाएंगे। थोड़ी और मेहनत से वो दुश्मनों के बीच में से रास्ता बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ सकता है और पूरे समूह को निशाना बना सकता है। काल जल्दी से वापस शीट के पास गया और अपनी क्षमता से संबंधित सवालों के जवाब भरने लगा, जिसमें हमले का उपयोग करते समय गति पर लगी पाबंदी भी शामिल थी, जिससे हमले को सक्रिय करने की गति सीमित हो जाती थी। अगर वो इस बारे में सोचे तो शायद इस पाबंदी से बचने का कोई तरीका हो सकता है, अगर वो क्षमता को सक्रिय करते समय पहले से ही चल रहा हो। क्या बाज इसी तरह शिकार करते थे? वे ताकत पर निर्भर नहीं रहते थे, वे तेज गति से आते थे और एक ही बार में अपने शिकार को मार गिराते थे। अगर वो ये पता लगा ले कि इस कौशल का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो उसकी युद्ध क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। लेकिन कौशल के अलावा प्रश्नावली में उपयोगकर्ता के बारे में भी पूछा गया था। क्या उन्हें सिरदर्द होता है, ऐसा लगता है कि वे कुछ महत्वपूर्ण भूल गए हैं, या उनके शरीर में कोई शारीरिक वृद्धि या कमी हुई है? कार्ल ने खुद को परखा और सुपरविजन के अलावा वो निश्चित रूप से थोड़ा और लचीला हो गया था। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये साफ तौर पर ध्यान देने योग्य था। अंत में उसने प्रश्नावली के उस भाग को कोई नहीं के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया। अगर भविष्य में उसकी फुर्ती में सुधार होता है, तो वो इसका श्रेय अपने प्रशिक्षण की किसी और चीज को दे सकता है। आखिरकार कुछ कुलीन लोगों को सचमुच अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण राक्षस कहा जाता था और कुछ हमेशा की तरह कमजोर और इंसान जैसे ही होते थे, लेकिन उनमें अविश्वसनीय अलौकिक शक्तियां होती थीं। एक आइडल तो मंच पर एक मीट एंड ग्रीट इवेंट के लिए जाते समय लड़खड़ा गया और उसके टखने में मोच आ गई। ये इस बात का काफी पुख्ता सबूत था कि इंजेक्शन की कौशल डिलीवरी प्रणाली शारीरिक संवर्धन को निष्पक्ष और समान रूप से वितरित नहीं करती है। जब कार्ल को ये तसल्ली हो गई कि उसके जवाब अकेडमी द्वारा उसे उसके सहपाठियों के बीच काफी उच्च दर्जा दिलाने के लिए पर्याप्त होंगे, तो उसने कागज को सावधानी से दिए गए लिफाफे में डाला और उसे दरवाजे के पास रखी ट्रे में रख दिया। अकेडमी पहुंचने तक उनसे यही सब करने की उम्मीद थी, लेकिन वो रेंड कौशल का उपयोग करने के और भी बेहतर तरीके आजमाने की इच्छा को नहीं रोक सके। क्या होता अगर वो बाज जैसा बनने की कोशिश करता? वहां मौजूद उपकरणों में एक पंजे वाला दस्ताना और एक त्रिशूल होना चाहिए था। दोनों उसके हाथ पर बने निशान के 3 पंजों की नकल करते, लेकिन त्रिशूल एक वार करने वाला हथियार था, जो इस कौशल के काम करने के तरीके के लिए उपयुक्त नहीं लगता था। उसने दराज दोबारा खोला और तलवार वापस रख दी और उंगलियों पर नुकीले पंजों वाले दस्ताने निकाले। हथियार के तौर पर वे उतने प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि वे उसकी कुशलता के साथ काम आएंगे। कार्ल के कद में थोड़ा छोटा होने के कारण वे उसके हाथ में थोड़े बड़े थे, लेकिन कुछ बकल एडजस्ट करने के बाद वे ठीक से फिट हो गए और उसने फिर से कोशिश की। उसने अपना हाथ बाज की तरह आगे बढ़ाया, जैसे कोई बाज शिकार पर झपटता है, और अपनी उंगलियों को मोड़ा, जिससे लाल रोशनी की 4 छोटी लकीरें उसके सामने हवा में तेजी से गुजरती हुई दीवार से टकराईं। इनमें से प्रत्येक वार तलवार से किए गए वार की तुलना में कहीं कम प्रभावशाली थे, लेकिन इनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और ये लक्ष्य के कई हिस्सों पर वार करते थे।
हल्के कवच वाले लक्ष्यों के विरुद्ध यही बेहतर रणनीति थी। जितने अधिक आक्रमणों से उन्हें बचना या रोकना पड़ता, उतना ही बेहतर था। हर बार जब वो इस कौशल का उपयोग करता, उसकी ऊर्जा कुछ कम होती और कुछ ही बारों के बाद कार्ल को अपनी भुजाएं कमजोर महसूस होने लगी और उसे बैठकर सांस लेनी पड़ी। युद्ध प्रशिक्षण के दौरान ये समस्या बहुत जल्दी बढ़ने वाली थी। उसने जिम में काफी समय बिताया था, लेकिन वो अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था, ना कि अपनी सहन शक्ति और इंड्योरेंस। लेकिन स्कूल का मकसद यही था, उसे बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना था और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कार्ल अपनी दर्द करती बाहों की मालिश कर रहा था, तब बाकी के छात्रों में से कुछ धीरे धीरे जाग रहे थे और गाइड बुक पढ़ना शुरू कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें कोई खास बढ़त नहीं मिली थी, लेकिन बैच का सबसे पहला जागृत छात्र पहले से ही दृढ़ निश्चयी था। अध्याय 6 सामान छोड़ने का स्थान। सभी नए छात्र अपने पसंदीदा हथियार और स्कूल की वर्दी इकट्ठा कर लें और ट्रेन से उतरने की सूचना का इंतजार करें। अब हम गोल्डन डिवाइन एकेडमी से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हैं। कार्ल की जागने के बाद दूसरे दिन सुबह नाश्ते के ठीक बाद ट्रेन में ये घोषणा हुई। उसने ट्रेन की रसोई से पहले से प्राप्त किए गए नाश्ते को अतिरिक्त वर्दी और जूतों के साथ दिए गए बैग में पैक किया, फिर काले धातु के पंजे वाले दस्ताने पहने और छोटी तलवार को म्यान से निकालकर अपनी कमर पर लटका लिया। ऐसा कोई नियम नहीं था कि आप एक से अधिक हथियार नहीं रख सकते, और जब गार्डों ने उसे कमरे में उस तरह अभ्यास करते देखा तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। रसोइया और गार्ड दोनों ने पहले दिन सुबह उठने के बाद अकेडमी तक पैदल जाने का जिक्र किया था, इसलिए ट्रेन गेट पर नहीं रुकेगी। कार्ल ने सोचा कि शायद ये किसी तरह का परीक्षण होगा, या तो ये देखने के लिए कि छात्र किसी समस्या को कैसे हल करेंगे या आपस में कैसे तालमेल बिठाएंगे, या कुछ और ही बेतुका। लेकिन कारण जो भी हो, वो दोपहर का खाना पैक कर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, ट्रेन अकेडमी से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक घास के मैदान के आखिरी छोर पर रुक गई, जिसके किनारे कुछ अच्छी तरह से बनाई रखी गई झाड़ियां थीं। ये आपका स्टॉप है, आगे का सफ़र आपको खुद तय करना होगा। ट्रेन की सफाई और मरम्मत के बाद कल अकेडमी में आप सभी से मुलाकात होगी। गार्ड की वर्दी पहने एक दुबले पतले आदमी ने घोषणा की। छात्र ज्यादातर अपने खुले दरवाजों के पास असमंजस भरे भावों के साथ खड़े थे, लेकिन कार्ल गलियारे में बाहर निकला और स्वच्छ ग्रामीण हवा में पहली सांस लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा। खानों की धूल न होने के कारण यहाँ पेड़ों और फूलों जैसी अजीब सी गंध आ रही थी, और वो दूर से ही अकेडमी की शक्ति को महसूस कर सकता था, जैसे उसकी हड्डियों में झंझनाहट हो रही हो, जो उसे चेतावनी दे रही थी कि ये कुछ असामान्य है, कुछ जादुई है। सबसे पहले बाहर निकलने वाला छात्र बाकी छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह था, और धीरे धीरे नए छात्र ट्रेन से उतरने लगे, जिनमें से अधिकतर अपने नए कौशल का अभ्यास करने और नींद की कमी से थके हुए थे। लेकिन सूरज सीधे आसमान में था और चिलचिलाती सुबह की धूप में सोना आसान नहीं होने वाला था। जब सभी लोग ट्रेन से उतर गए तो गार्ड की वर्दी पहने दुबले पतले आदमी ने फिर से उनके सामने आ गया और भीड़ को संबोधित करने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। गोल्डन डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी नए छात्रों के लिए एक विशेष उपहार के रूप में हमने आपके लिए परिसर से होते हुए मुख्य द्वार तक की पारंपरिक यात्रा की व्यवस्था की है। हर साल नए छात्र ये यात्रा करते हैं और जागृत अभिजात वर्ग के रूप में द्वार से प्रवेश करते हुए अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब आपकी बारी है, लेकिन सावधान रहें। घास के मैदान भले ही खाली दिखें, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। वो झूठ नहीं बोल रहा था। कार्ल देख सकता था कि ट्रेन की पटरियां अकेडमी के चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रही थीं, जो इन घास के मैदानों, जंगल के एक बड़े हिस्से और यहाँ तक कि एक नदी के आसपास के दलदली क्षेत्र से भी गुजर रही थीं। उन्हें हर समूह को अलग अलग जगह पर उतारना पड़ता था ताकि वो उन्हें अकेडमी में आते हुए देख सकें। ये एक अजीब परंपरा लग रही थी, लेकिन जब उसने सुपरविजन का उपयोग करके मैदान पर नजर डाली तो उसे पता चला कि वहाँ पृथ्वी चूहों की एक विशाल आबादी थी, जो एक सामान्य श्रेणी के जादुई जीव थे, जिनमें अविश्वसनीय खुदाई कौशल और जादू से छोटे पत्थर फेंकने की क्षमता थी। वो अधिकतर हानिरहित थे और कार्ल ने बचपन में गुलेल का उपयोग करके उनसे निपटा था, लेकिन बड़ी संख्या में होने पर वो एक वास्तविक खतरा बन सकते थे। इस मामले में ये शायद एक मामूली परेशानी ही थी, न कि वरिष्ठों द्वारा नए बच्चों को स्कूल जाते समय पत्थरों से घायल होते देखना, जो देखने में उन्हें बस एक मनोरंजक था। चूहे भूखे हैं। कार्ल के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, जो उस जगह से आ रही थी जहां उसका विंड स्पीड हॉक रखा हुआ था। वो बेहद जिद्दी था और चूहों का स्वाद चखने के लिए बेताब था। इसलिए कार्ल ने मैदान में आगे बढ़कर देखने का फैसला किया कि वो छात्रों के साथ क्या करेंगे जो यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे।
उसने पहले भी उनका शिकार किया होगा, लेकिन तब उसने गुलेल से और घर में शिकार किया था, जहां वो जमीन का सहारा लेकर भाग नहीं सकते थे। यहाँ सटीक निशाना लगाना कहीं अधिक मुश्किल होगा, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि रैंड हमलों की गति से वो ऐसा कर सकता है। उसे बस सही समय पर हमले करने थे। काल घास के मैदान में बने युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ा, जहां उसका सामना अज्ञात संख्या में सबसे कमजोर जादुई प्राणियों से था। उसके पास केवल एक ही अप्रशिक्षित युद्ध कौशल था और एक नन्हा पक्षी पालतू पक्षी के रूप में था। एक कुशल योद्धा के रूप में ये उसकी पहली लड़ाई का कोई गौरवशाली उदाहरण नहीं था, लेकिन उसे इसी से काम चलाना पड़ा। उसके क्षेत्र पर उसके आक्रमण की प्रतिक्रिया तत्काल हुई और 10 सेंटीमीटर लंबे पृथ्वी चूहों ने काल पर छोटे छोटे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई और उसके पशु वशीकरण क्षेत्र में भूखा बाज लालसा से पागल हो गया। उसने जैसे ही अपनी उंगलियों को चटकाया, 4 तेज लाल ऊर्जा की किरणें युद्ध क्षेत्र में फैल गई और एक चूहे को खतरे का एहसास होने से पहले ही खत्म कर दिया, और फिर दूसरे हाथ ने 1 सेकंड में ऐसा कर दिया। असाधारण दृष्टि वास्तव में दृष्टि और हाथ आंख के समन्वय के लिए एक उल्लेखनीय कौशल था। उसका दूसरा हमला एक चूहे पर तब लगा जब वो बचने के लिए जमीन के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसका तीसरा हमला अपने लक्ष्य तक तब पहुंचा जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। काल दौड़कर आगे बढ़ा और शवों को उठाया, फिर उन्हें बाज के खाने के लिए तैयार किए गए स्थान पर ले गया और उसके बाद अकेडमी की ओर बढ़ा। इस दौरान पृथ्वी चूहों के हमले काफी कम हो गए थे, जिन्होंने अपने बीच एक शिकारी की उपस्थिति को भांप लिया था और अन्य छात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अब कुछ बहादुर ही बचे थे जो दूर से काल पर पत्थर फेंकते थे, जिन्हें आवर वाले दस्ताने से आसानी से दूर किया जा सकता था। खुले मैदान में ये दस्ताना किसी जादू की तरह काम करता है। उसके ठीक पीछे से हाथ में जादू की छड़ी लिए एक काले बालों वाली लड़की ने शिकायत की, तुम जादूगर नहीं हो, एक असली जादूगर। अगर वो तुम पर पत्थर फेंके तो उन्हें उड़ा दो। जादू करने के यंत्र को देखने के बाद काल ने उसे याद दिलाया, और फिर से खेत के बीचों बीच बेहोश हो जाना। मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन जादू करना मुश्किल है। मैं थकान से गिरने से पहले मुश्किल से 2 या 3 मंत्र ही बोल पाती हूँ, लड़की ने शिकायत की। पहले दिन काल के साथ भी यही हुआ था, लेकिन जब उसे इसकी थोड़ी आदत हो गई तो उसे उतनी परेशानी नहीं हुई। तो बस मेरे पीछे ही रहो और अपना कोट खोल लो ताकि तुम अपना सिर छुपा सको। धरती चूहे चालाक नहीं होते, और अगर वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएंगे तो वो तुम्हें निशाना नहीं बनाएंगे। अध्याय 7 खेत। अन्य छात्रों ने कार्ल और जादूगर द्वारा बनाई गई रणनीति को तुरंत समझ लिया और समूह बनाने लगे। कार्ल के अनुमान के अनुसार नव शक्तिशाली छात्रों में से लगभग सभी किसी न किसी प्रकार के जादुई योद्धा वर्ग के थे और विभिन्न प्रकार के हाथापाई वाले हथियार लिए हुए थे। उनमें से बहुतों ने ढाल का चुनाव नहीं किया था, लेकिन जिनके पास ढाल थी उन्होंने आगे बढ़ने के लिए एक समूह का नेतृत्व किया, जबकि दूर से हमला करने की क्षमता रखने वाले लोग पीछे रह गए और जादूगरों और अन्य लोगों को घेर लिया जिन्हें कोई शारीरिक गुण वृद्धि नहीं मिली थी। 2 और सहपाठी जादूगर के पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने भी अपना चेहरा छिपा लिया, हालांकि उन्हें खुद नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। ये दृश्य देखकर कमजोर दिमाग वाले पृथ्वी के चूहे डर गए। पंजे लिए एक डरावना आदमी 3 सिर विहीन मानवाकार राक्षसों का नेतृत्व कर रहा था, जिसे देखकर छोटे जीव भयभीत हो गए और कार्ल पर हमला करने के बजाय भागने लगे। इससे उसे खेत में तेज गति से दौड़ने का मौका मिला और उसने चूहों से भरे पूरे खेत को अपने पीछे छोड़ दिया, जब तक कि वे पहली बाड़ तक नहीं पहुंच गए, जहां सभी ने थोड़ी देर आराम किया ताकि सभी अपनी कुछ ऊर्जा वापस पा सकें। जादू में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अपनी कला का इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को कितना समय लगता है? पीछे की पंक्ति में बैठे लड़कों में से एक, जो एक योद्धा वर्ग का था और जिसके पास एक बड़ी कुल्हाड़ी थी, ने पूछा। मैं इसका इस्तेमाल 3-4 बार कर सकता हूँ, बशर्ते मैं पूरी ताकत ना लगाऊं, लेकिन फिर मैं थक जाता हूँ और मुझे खाने या आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अभी तक इसका समय नापने की कोशिश नहीं की है, काल ने जवाब दिया। जादूगरनी ने सिर हिलाया। मैं भी ऐसी ही हूँ। 2 मंत्रों के बाद मेरी शक्ति चरम पर पहुँच जाती है और मुझे आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर मैं 15 मिनट के लिए बैठ जाऊँ तो एक और मंत्र का प्रयोग कर सकती हूँ। इस बार मैंने अपनी शक्ति बचाकर रखी है, इसलिए कम से कम एक का प्रयोग करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ या आपात स्थिति में दोनों का प्रयोग कर सकती हूँ, लेकिन फिर इससे टीम की गति धीमी हो जाएगी। कुल्हाड़ी लिए लड़के ने माथे पर शिकन डाली। मैं अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा काम खत्म। लेकिन मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ और अगर मैं अपनी कुशलता का इस्तेमाल ना करूँ तो घंटों तक कुल्हाड़ी चला सकता हूँ। बस इतना ही काफ़ी है।
अभी तक तो सिर्फ धरती के चूहे ही मिले हैं और उन्हें कुल्हाड़ी से दौड़ाना तो बेवकूफ़ी होगी, लेकिन अगर आगे कोई बड़ा और धीमा जीव हो तो तुम उस हुनर का इस्तेमाल किए बिना उससे लड़ सकते हो। क्या इंजेक्शन से तुम्हारी ताकत बढ़ी? होमवर्क में यही सवाल था, तो ज़रूर कुछ तो हुआ होगा, कार्ल ने सुझाव दिया। हाँ, काफ़ी मजबूत, उसने सहमति जताई। दूसरे योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उतना ताकतवर नहीं हूं, लेकिन शुरुआत में ठीक ठाक था। दुर्भाग्य से मेरी पहली कुशलता रक्षात्मक है। मेरे निशान में ढाल देखो। अजीब बात यह है कि मुझे ढाल चलाने का बिल्कुल भी हुनर नहीं है। मैंने भंडार घर में रखी ढाल से हर तरह की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हालांकि अगर मैं दोधारी तलवार का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं इस कुशलता को बिना किसी परेशानी के सक्रिय कर सकता हूं और इसे हर समय सक्रिय रख सकता हूं। समस्या बस इतनी है कि मैं तलवार को इतनी तेजी से नहीं घुमा सकता कि उन पत्थरों को रोक सकूं जैसे आप अपने दस्तानों से करते हैं। कार्ल ने सिर हिलाया। तो हमारे पास एक असाधारण ताकत वाला कुल्हाड़ी चलाने वाला, एक टिकाऊ तलवारबाज, जादूगर और मैं अपने पंजों के साथ हूँ। ये बुरा नहीं है और ऐसा लगता है कि शिक्षकों ने हमें एक साथ मिलकर द्वार तक पहुँचने के लिए लड़ने के लिए कहा था। अब तक तो ये कोई कठिन मुकाबला नहीं रहा है, बल्कि वरिष्ठों द्वारा किया गया एक प्रकार का मजाक ही था। लेकिन अगले मैदान में वाटर मोल्स या क्विल बीस्ट्स जैसी किसी चीज़ के लिए तैयार रहें। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उसी संरचना में आगे बढ़े, लेकिन इस बार उन्होंने अपने सिर पर कोट नहीं ओढ़े थे। अगर इस क्षेत्र में धरती के चूहों से भी ज्यादा खतरनाक कुछ था, तो वे उसे आते हुए देखना चाहते थे, न कि उसके पहुंचने पर पता लगाना। कार्ल की अतिदृष्टि ने मैदान का जायजा लिया, लेकिन फिलहाल वो खाली और आसानी से पार किए जाने योग्य प्रतीत होता था। संभवतः यहाँ जो भी जीव रहता था वो सो रहा था या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था, इस बात से अनजान कि कोई उसके इलाके में घुसपैठ करने वाला है। क्या आपको लगता है कि हमें पेड़ों के बीच में से होकर जाना चाहिए? इससे हम मैदान पार किए बिना ही अकेडमी पहुंच जाएंगे। हमें बस थोड़ा सा किनारे जाना होगा, जादूगर ने सुझाव दिया। कार्ल ने पेड़ों की कतार पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। उन पेड़ों पर कम से कम 2 लोहे के दांत वाले जंगली सुअर हैं। मुझे अलग अलग ऊंचाइयों पर फटी हुई छाल दिखाई दे रही है। हो सकता है ये कोई दूसरी प्रजाति हो, लेकिन ये निशान काफ़ी स्पष्ट हैं, धीरे से उसने दूसरों को बताया। वे अपने घर से बहुत दूर थे, इसलिए ये सुअर की बिल्कुल अलग प्रजाति हो सकती है। लेकिन अगर पेड़ों पर दांतों के निशान उन निशानों से मिलते जुलते थे जिन्हें वो घर में जानता था, तो संभवतः जानवर भी वही होगा। तो चलो, प्रथम वर्ष के बहादुर बली के बकरों, चलो अपने वरिष्ठों का मनोरंजन करें और अंधेरा होने से पहले उस द्वार के अंदर पहुंच जाएं। लकड़हारे का बेटा हंसा। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। वे जमीन के नीचे ज्यादा शोर या कंपन नहीं करना चाहते थे, जिससे वहां रहने वाले जानवर परेशान हो जाएं, लेकिन वे समय बर्बाद भी नहीं करना चाहते थे ताकि उनके पीछे आने वाले लोग उनसे आगे ना निकल जाएं। अन्य कोई भी समूह अभी तक इस क्षेत्र में नहीं आया था। अधिकांश लोग आराम कर रहे थे, कुछ अभी भी साहस की कमी या चूहों से जूझ रहे थे, और कुछ ने ये मानकर लंबा रास्ता तय करने का फैसला किया था कि सीधा रास्ता एक जाल है। वे समूह शायद गलत नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरे रास्ते बेहतर थे। वे मैदान के आधे रास्ते तक ही पहुंचे जब अगला समूह आगे बढ़ा, नेताओं से मिलने के लिए दौड़ते हुए, और मैदान में हलचल मच गई। नए समूह के पैरों के चारों ओर जमीन से लताएं निकल आईं, जिससे उनके टखने फंस गए और उन्हें नर्म मिट्टी पर नीचे खींच लिया, जबकि ढीली लताएं उनके चेहरों पर कोढ़ी मार रही थीं। ये किसी प्रकार का पौधा सा राक्षस था। किस प्रकार का कार्ल को इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन तेज कदमों की आहट ने उसे जगा दिया था। धीरे धीरे चलते रहो, इसने अभी तक हम पर हमला नहीं किया है। ये बस हमारे इलाके में सक्रिय है। चलते रहो और हम बिना किसी परेशानी के निकल जाएंगे। जब तक सचमुच फंस न जाओ तब तक हमला ना करना और लताओं पर पैर न रखना, कार्ल ने निर्देश दिया। आप बॉस हैं, लेकिन अगर हम मैदान के बीचों बीच फंस गए तो सारा दोष आपका होगा, जादूगरनी ने अपने चेहरे पर अफसोस भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसे सबसे बुरे की पूरी आशंका थी। हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स करो अगर कुछ चेंज करना है तो।